अगला हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, जो टॉपिक था वो है लौह अयस्क। लौह अयस्क क्या चीज़ होता है, ये हम लोग पढ़े हैं ये अपने लौह धातुओं में। तो लौह अयस्क के बारे में जानें कि लोहा प्राप्त करने के लिए लौह अयस्क का शोधन किया जाता है। हमको लोहा अगर प्राप्त करना है तो हम लोग लौह अयस्क का शोधन करेंगे। जो अयस्क होता है वो हमें खनिज से प्राप्त होता है। जो अयस्क होता है वो हमें खनिज से प्राप्त होता है, और हम डायरेक्ट खनिज का प्रयोग उत्पादन में नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अयस्क जो हमको प्राप्त होता है खनिजों के द्वारा, उसका शोधन करते हैं। शोधन का मतलब शुद्धिकरण से होता है, और शुद्धिकरण की जो क्रिया है वो कई प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर हम बता दें आपको कि विभिन्न प्रकार के लौह अयस्कों के में लोहा उपस्थित रहता है। ठीक, इस लोह ऑक्साइड की मात्रा विभिन्न अयस्कों में अलग अलग होती है। मतलब लौह ऑक्साइड की जो मात्रा होती है अयस्कों में अलग अलग प्रकार से होती है। एक ही प्रकार सब में नहीं होती, सब में अलग अलग होती है। सभी प्रकार के लौह अयस्कों में अशुद्धियों की मात्रा भी अलग अलग होती है। तो इसमें क्या बताया गया कि लौह ऑक्साइड की मात्रा विभिन्न अयस्कों में अलग होती है। मतलब अयस्कों में जो लौह ऑक्साइड की मात्रा है वो भी अलग अलग होगी। ठीक, और उनमें अशुद्धियों की मात्रा भी अलग ही अलग मानी जाएगी। अशुद्धियों की मात्रा भी क्या होगी, अलग ही अलग उसको भी माना जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लौह अयस्कों के द्वारा शोधन की जो प्रक्रिया होगी वो इसी के अनुसार वो कार्य करेगी। तो शोधन के अंतर्गत हम जानते हैं कि अशुद्धियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। अगर हम लौह अयस्क जो कि खनिजों से प्राप्त हो रहे हैं डायरेक्ट उनका अगर प्रयोग करने लगे तो उत्पादन का जो स्तर रहेगा वो एकदम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और दिक्कत उसके लिए हमें हो जाएगी। तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ता है, उत्पादन की स्थितियों को देखते हुए हमें वहाँ पर उनका शोधन करना पड़ता है, और जब शोधन करते हैं तब जाके उनकी सारी चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। तो तो शोधन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उन सभी चीज़ों का, सारी चीज़ें उसमें रखनी पड़ती हैं। तो शोधन की जो प्रक्रिया होगी वो उसी के अनुरूप ही कार्य करेगी। तो शोधन की जो प्रक्रिया उसी के अनुरूप कार्य करेगी, और हम शोधन के द्वारा ही उनको भी एच करेंगे। अब हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा इन चीज़ों को शोधन की प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा, और हम कहेंगे कि जो शोधन की प्रक्रिया होती है वो उसी के अनुरूप ही कार्य भी करती है। तो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होगी वो लौह अयस्कों के ऊपर जो भी अशुद्धियाँ रहेंगी उनको दूर करने की क्रिया की जाएगी। डायरेक्ट हम उन सभी चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें अशुद्धियाँ जो रहती हैं
वो उत्पादन में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेंगी और उनको ख़त्म करना हमारा जिम्मेदारी है। इन अशुद्धियों में मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना, सल्फ़र, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अशुद्धियों को हम लोग जो सिलिका, एल्यूमिना, सल्फ़र, फास्फोरस होती हैं, इनको दूर करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसमें सभी अशुद्धियाँ लोहे के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। अगर हम लौह अयस्कों का शुद्धिकरण नहीं किए पाए, मतलब जो खनिज से प्राप्त अयस्क हैं, इनका अगर हम शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो ये क्या है, ये लोहे के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएंगे और यह उत्पादन की प्रक्रिया को बाधित करेंगे। तो शोधन करने की प्रक्रिया का बस सीधे तात्पर्य ये है कि अशुद्धियों को दूर करना। और अशुद्धियाँ जो होती हैं वो आपके जो होंगी वो सिलिका, एल्यूमिना, सल्फ़र, फास्फोरस, इनके रूप में होती हैं। कुछ छोटे प्रकार की अशुद्धियाँ भी होती हैं, वो लोहे में पाई जाती हैं। लौह अयस्क जो होते हैं वो निम्न होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट Fe3O4 कहलाता है, हेमेटाइट Fe2O3 होता है, लिमोनाइट 3Fe2O3 3H2O ये कहलाता है, सीडराइट FeCO3, जो सीडराइट होता है वो FeCO3 ये कहलाता है। मैग्नेटाइट, इस लौह अयस्क में सबसे अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है। मैग्नेटाइट में लोहे की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। इस अयस्क में 73% तक लोहा प्राप्त होता है। अब देखिए, जो मैग्नेटाइट होता है इसमें सबसे अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है। इस लौह अयस्क में सबसे अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है। इस अयस्क में 73% तक लोहा प्राप्त होता है। मतलब इस अयस्क से हमको 73% तक लोहा प्राप्त हो जाता है। इसका रंग काला या भूरा होता है। इसका रंग जो होता है वो काला या भूरा ही होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 5.0 से 5.2 तक होता है। जो विशिष्ट गुरुत्व होगा उसका 5.0 से 5.2 तक लिया जाता है। फिर इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। तो इसका विशिष्ट गुरुत्व 5.0 से 5.2 तक होता है और इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। यह कठोर होता है और इसका शोधन कठिनाई के साथ होता है। यह कठोर होगा और इसका जो शोधन होगा वो कठिनाई के साथ प्राप्त होगा। ठीक, इसका जो शोधन होगा वो कैसे होगा, कठिनाई के साथ हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह कठोर होता है, इसका शोधन कठिनाई के साथ होता है। यह स्वीडन, अमेरिका, कनाडा, रूस, आयरलैंड में पाया जाता है। ठीक, यह कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये आपका पाया जाएगा स्वीडन, अमेरिका, कनाडा, रूस, आयरलैंड में पाया जाता है। भारत में यह चेन्नई, बिहार, उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में यह चेन्नई, बिहार, उड़ीसा में पाया जाएगा। तो मैग्नेटाइट का मतलब ये हुआ कि ये इस लौह अयस्क में सबसे अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो मैग्नेटाइट जो है ये लौह अयस्क है, लोहे के क्या अयस्क के रूप में माना जाता है। तो लौह अयस्क में सबसे अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है। इस अयस्क से 73% तक लोहा प्राप्त होता है। इसका रंग काला या भूरा होता है।
और इसका विशिष्ट गुरुत्व 5.0 से 5.2 तक होता है। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होगा वो 5.0 से 5.2 तक मापा जाता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? 5.0 से 5.2 तक होता है। चुंबकीय गुण भी इसमें पाए जाते हैं। यह कठोर होता है और इसका शोधन कठिनाई के साथ होता है। यह कठोर भी होगा और इसका जो शोधन होगा वो भी कठिनाई के साथ होता है। शोधन की क्रिया आयरलैंड में यह, रूस में, अमेरिका में यह पाया जाता है। भारत में यह चेन्नई, बिहार, उड़ीसा में पाया जाता है। अब देखिए हेमेटाइट, यह भी एक लोहे का अयस्क होता है। यह भी लोहे का अयस्क है जिसमें लोहा काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद रहता है। यह भी क्या है? लोहे का अयस्क है और इसमें भी लोहा काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहता है। इस लौह अयस्क के द्वारा लगभग 70% तक लोहा प्राप्त किया जाता है। इस लौह अयस्क के द्वारा क्या होता है? लोहा 70% तक प्राप्त किया जाता है। ठीक, इस लौह अयस्क के द्वारा जो लोहा होगा वो लगभग 70% तक प्राप्त किया जाता है। यह भूरे काले तथा गहरे लाल रंग का होता है। यह भूरे काले और गहरे काले रंग का होता है। तो इस लौह अयस्क के द्वारा लगभग 70% तक लोहा प्राप्त किया जाता है। यह भूरे काले तथा गहरे लाल कलर का माना जाता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 4.6 से 5.3 तक होता है। मतलब कि जो इसका विशिष्ट गुरुत्व होगा वो 4.6 से 5.3 तक माना जाता है। इस अयस्क में नमी की मात्रा नगण्य होती है। इस अयस्क में नमी की मात्रा क्या होगी? नगण्य होगी। सल्फर तथा फास्फोरस की कुल मात्रा में यह मिलता है। ठीक, सल्फर और फास्फोरस की कुल मात्रा में यह मिलता है। यह अयस्क अचुंबकीय होता है। ये जो अयस्क है यह अचुंबकीय होता है। विदेशों में यह ब्राज़ील, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में पाया जाता है। विदेशों में कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील, फ्रांस, अमेरिका में पाया जाएगा। भारत में यह बिहार, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक? अब है लिमोनाइट। इस लौह अयस्क में लगभग 60% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लोहे के अयस्क, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। अब हम तीसरा पढ़े हैं लिमोनाइट। इस लौह अयस्क में लगभग 60% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है। इस अयस्क में नमी की मात्रा अधिक होती है, जो कि 15% तक होती है। मतलब इसमें नमी की मात्रा जो होगी वो 15% तक होगी। यह अयस्क हल्के पीले तथा काले रंग के बीच यह अयस्क हल्के पीले और काले रंग के बीच विभिन्न रंगों से प्राप्त होता है। हमें कैसे प्राप्त होगा? विभिन्न रंगों के द्वारा हमको प्राप्त होगा। यह अयस्क पीले तथा काले रंग के बीच विभिन्न रंगों से प्राप्त होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 3.5 से 4 तक होता है। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होगा वो 3.5 से 4 तक होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व मुख्य रूप से यह अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन में पाया जाता है। यह अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस में ही पाया जाता है। भारत में यह बिहार तथा बंगाल में पाया जाएगा। अब चौथा लौह अयस्क हमारा है सीडेराइट। तो इस लौह अयस्क में लोहे की मात्रा लगभग 40 से 48% तक होती है। मतलब इस लौह अयस्क में जो लोहे की मात्रा होगी वो 40% से लेके 48% तक होती है। यह अयस्क भूरे लाल, भूरे काले तथा हल्के पीले रंगों में पाया जाता है। भूरे लाल, भूरे काले तथा हल्के पीले रंगों में यह पाया जाएगा। इसका विशिष्ट गुरुत्व 3.6 से 3.9 तक होता है। मतलब इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होगा वो 3.6 से 3.9 के बीच में मापा जाता है। विदेशों में यह ब्रिटेन तथा रूस में पाया जाता है। विदेशों में यह ब्रिटेन और रूस में पाया जाता है। भारत में यह अयस्क बंगाल तथा गुजरात में पाया जाता है। भारत में यह अयस्क बंगाल तथा गुजरात में पाया जाएगा।
अब देखिए भारत में लौह अयस्क प्राप्ति के स्थान क्या क्या हैं। भारत में लौह अयस्क प्राप्ति के स्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अयस्क है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडोडाइट। अब इनका रासायनिक सूत्र जो है, जो भारत में ये सब अयस्क पाए जाते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। पहला है मैग्नेटाइट Fe3O2, हेमेटाइट Fe3O2, फिर लेमोनाइट 3Fe3O2 3H2O, सीडेराइट FeCO3। अब लोहे की मात्रा मैग्नेटाइट में 73% तक पाई जाती है, हेमेटाइट में 70% तक पाई जाती है, लिमोनाइट में 60% तक पाई जाती है और सीडेराइट में 40 से 48% तक पाई जाती है। सीडेराइट में क्या करते हैं, 40 से 48% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है और यह बिहार, उड़ीसा, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल में पाया जाता है। अब भारत में मुख्य स्टील के प्लांट कौन कौन से हैं। पहला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, यह है जमशेदपुर में। टाटा आयरन स्टील कंपनी ये हमारी कहाँ है, ये है जमशेदपुर। फिर है भिलाई स्टील प्लांट, यह भिलाई में पाया जाता है। फिर है राउरकेला स्टील प्लांट, यह राउरकेला में है। हिंदुस्तान स्टील प्लांट ये दुर्गापुर में है। बोकारो स्टील प्लांट ये बोकारो में है। तो ये जो स्टील प्लांट हैं ये भारत में पाए जाने वाले स्टील प्लांट हैं। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ये। तो अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आप आराम से लिख सकते हैं कि पहला है टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक, ये जमशेदपुर में पाई जाती है। फिर है भिलाई स्टील प्लांट, ये भिलाई में पाया जाता है। राउरकेला स्टील प्लांट ये राउरकेला में स्थित है। हिंदुस्तान स्टील प्लांट ये दुर्गापुर में है और बोकारो स्टील प्लांट ये बोकारो में है। तो लौह धातुओं के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ। लौह धातुओं के उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से निम्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले लौह अयस्क, आयरन ओर, फिर ईंधन, फिर गालक और फिर वायु। ये चार ऐसे मुख्य हैं इनका प्रयोग हम लोग लौह अयस्कों के उत्पादन में करते हैं, लोहे, ठीक। तो सबसे पहला लौह अयस्क, फिर है ईंधन, फिर है गालक और फिर है वायु। तो लौह अयस्क मतलब कि लोहे का उत्पादन करने के लिए ये सबसे मुख्य पदार्थ है। मतलब कि लोहे का उत्पादन हम जो कर रहे हैं ये सबसे मुख्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। फिर ईंधन, ईंधन के रूप में कठोर तथा छिद्रयुक्त कोक का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में कठोर तथा छिद्रयुक्त कोक का, तो लौह अयस्क मतलब कि लोहे के उत्पादन करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। अगर लौह अयस्क ही नहीं होगा तो लोहे का उत्पादन कहाँ से किया जाएगा। तो सबसे पहले तो अयस्क प्राप्त करते हैं और अयस्क के बाद ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो जो लोहे के उत्पादन में जिन चार मुख्य पदार्थों का उपयोग करते हैं वो है, पहला लौह अयस्क, दूसरा ईंधन, तीसरा गालक, चौथा वायु। यही चार हैं और इन्हीं के द्वारा लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो लौह अयस्क उसमें महत्वपूर्ण है कि लौह अयस्क जो है लोहे का उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका यही पदार्थ है। ईंधन के रूप में कठोर तथा छिद्रयुक्त कोक का प्रयोग किया जाता है। ईंधन आवश्यकता अनुसार तेल का प्रयोग भी किया जाता है। देखिए, ईंधन अगर नहीं रहेगा तो कोई चीज़ जलेगी नहीं। ईंधन क्या, ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अगर ईंधन रहेगा ही नहीं तो ऊष्मा उत्पन्न कहाँ से होगी, और जब ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी तो उत्पादन की प्रक्रिया नहीं कर सकेंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है लौह अयस्क के बाद। जैसे पहला पदार्थ हमने प्रयोग किया लौह अयस्क, उसी प्रकार से हमने दूसरा पदार्थ प्रयोग किया ईंधन। तो ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। और ईंधन के रूप में हम लोग तेल का भी प्रयोग किया जाता है। फिर है गालक। गालक के रूप में चूना या चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि गालक के रूप में चूना या चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है। यह लौह अयस्क के साथ मिलकर छिपी हुई अशुद्धियों को निकालकर, मतलब गालक के रूप में चूना पत्थर या चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। यह लौह अयस्क के साथ मिलकर छिपी हुई अशुद्धियों को बाहर निकालकर
ऑक्सीकरण होने से बचाता है। गालक मतलब समझ लीजिए कि गालक एक ऐसा पदार्थ होता है और या उसकी ऐसी क्षमता होती है जो अपने साथ अशुद्धियों को बहाने की क्षमता रखता है। तो गालक के रूप में हम लोग चूना या चूने पत्थर का प्रयोग करते हैं। और यह क्या होता है, लौह आयरन अयस्क के साथ मिलकर छिपी हुई अशुद्धियों को निकाल कर बाहर कर देता है और ऑक्सीकरण होने से बचाता है। फिर है वायु। वायु को भट्ठी में निचले क्रम में प्रवाहित किया जाता है। जो वायु होती है उसे भट्ठी के निचले क्रम में हम लोग प्रवाहित करते हैं, ठीक, जो कि ईंधन की आवश्यक मात्र है, जो कि ईंधन की क्या है, एक आवश्यक प्राप्त करता है। तो वायु को भट्ठी के निचले क्रम में हम लोग रखते हैं जिससे कि वह ईंधन को जलने में सहायता प्रदान करता है। अगर वायु नहीं रहेगी तो ईंधन को जलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये 4 प्रकार के पदार्थ जो हमने आपको बताए हैं, इनका प्रयोग हम लोग लौह अयस्कों के उत्पादन में करते हैं। सबसे पहला लौह अयस्क, दूसरा आपका ईंधन, तीसरा आपका गालक और चौथा आपका वायु। वायु का प्रयोग हम लोग ईंधन को जलाने के रूप में करते हैं और वायु जब जलेगी तभी ईंधन बनेगा और ईंधन से ही आपके उत्पादन की क्रिया संचालित होगी। और ईंधन को हम लोग वायु को भट्ठी के निचले हिस्से में जहाँ पे ईंधन जलता है वहाँ पर प्रवाहित करते हैं और वहाँ से ये जलने का कार्य करता है। कच्चे लोहे का उत्पादन। अब देखिए हम लोग जो 4 प्रकार के लोहे का बता रहे थे, पहला है कच्चा लोहा, फिर है पिटवा लोहा, फिर है ढलवा लोहा, फिर जाके आपको स्टील प्राप्त होगा। तो एक एक करके हम लोग हर लोहे के बारे में पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो सबसे पहला लौह अयस्क का प्रसाधन होता है। तो लौह अयस्क को जब खान से प्राप्त किया जाता है तो वह बड़े बड़े पिंडों के रूप में होता है। इस बड़े पिंडों को रॉक क्रशर मतलब कि एक मशीन होती है पत्थर तोड़ने वाली, जिसे कहते हैं रॉक क्रशर, की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। टुकड़ों का आकार लगभग 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के मध्य में रखा जाता है। अब इन टुकड़ों को पानी के तेज़ धारों के द्वारा धोया जाता है ताकि इनके ऊपर से मिट्टी के आदि अशुद्धियाँ साफ की जा सकें। मतलब इनके ऊपर से मिट्टी आदि की अशुद्धियों को हम लोग क्या कर सकें, दूर कर सकें। तो सबसे पहले ये हमको खनिजों से लौह अयस्क प्राप्त होती है। मतलब लौह अयस्क को जब खान से प्राप्त किया जाता है तो वह बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में प्राप्त होता है। इन टुकड़ों को रॉक क्रशर के माध्यम से तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद इन पर पानी की तेज़ धारा का बहाव किया जाता है जिससे कि उसके ऊपर से लगी अशुद्धियाँ धीरे धीरे हटने लगती हैं। तो हमको खान से प्राप्त हो रहा है लौह अयस्क। अब लौह अयस्क का हम शोधन करते हैं। तो जो रॉक क्रशर होता है वो टुकड़ों को, बड़े बड़े टुकड़ों को, लौह अयस्क जो मिल रहा है हमको बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होता है और उसको हम क्या करते हैं, रॉक क्रशर के माध्यम से तोड़ने का कार्य करते हैं और उनको 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में तोड़ देते हैं। तो पानी के तेज़ प्रवाह के द्वारा, तेज़ धार के द्वारा इन पर फुहार किया जाता है जिससे इनके ऊपर लगी मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ साफ़ हो जाती हैं और अशुद्धियों को साफ कर दिया जाता है। भर्जन तथा निस्तापन। भर्जन क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे तापमान तक गर्म किया जाता है। मतलब कि भर्जन की क्रिया में, ठीक, हम लोग अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करते हैं। इस प्रकार आर्सेनिक, गंधक, सल्फर आदि अशुद्धियाँ कार्यखंड के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तथा बाहर निकल जाती हैं। फिर निस्तापन। निस्तापन क्रिया के अंतर्गत लौह अयस्क को गलनांक से ठीक पहले वाली अवस्था तक गर्म किया जाता है। मतलब कि इस क्रिया के अंतर्गत हम लोग लौह अयस्क को गलनांक से ठीक
पहले वाली अवस्था तक गर्म करते हैं। प्रगलन सांद्रण तथा निस्तापन की प्रक्रिया के बाद प्राप्त अयस्क को प्रगलन क्रिया के लिए ले जाया जाता है। इस प्रक्रम के अंतर्गत प्राप्त अयस्क को धमन भट्ठी, अब देखिए यहाँ पर हम एक भट्ठी का प्रयोग कर रहे हैं कच्चे लोहे के लिए। धमन भट्ठी का प्रयोग करते हैं इस लौह अयस्क को पिघलाने के लिए। मतलब इस प्रक्रम के अंतर्गत प्राप्त अयस्क को धमन भट्ठी में पिघलाया जाता है। अब धमन भट्ठी क्या चीज़ होती है, इसे कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। तो इस भट्ठी का प्रयोग लौह अयस्क से कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि ये धमन भट्ठी क्या चीज़ होती है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि धमन भट्ठी वह भट्ठी होती है जो कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इस भट्ठी का प्रयोग लौह अयस्क से कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी संरचना भी हम बता दें। इस भट्ठी का जो व्यास होता है वो लगभग 6 मीटर से 10 मीटर के मध्य होता है। मतलब देखिए इस भट्ठी का जो व्यास है वो 6 मीटर से 10 मीटर के मध्य में रखा जाता है, जबकि इसकी ऊंचाई जो होती है वो व्यास की लगभग 4 से 4.5 गुना रखी जाती है। ठीक, मतलब इसकी जो ऊंचाई रखी जाएगी वो व्यास की लगभग 4 से 4.5 गुना रखी जाती है। इस भट्ठी की आंतरिक सतह पर अग्निशः ईंटों का रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का एक स्तर लगा होता है। मतलब इस भट्ठी के अंदर एक स्तर लगा होता है ईंटों का, जिन्हें हम लोग कहते हैं ताप सह ईंटें, और ये वह ईंटें होती हैं जो ताप को सहन करने की क्षमता रखती हैं और टूटती नहीं हैं। धमन भट्ठी के मुख्य भाग होते हैं भारण प्रबंध, कंठ, स्टैक, बेलनाकार भाग, बास, क्रूसिबल, टवायर। अब आप देख सकते हैं इस फिगर में एक भट्ठी बनाई गई है जिसे हम लोग कह रहे हैं धमन भट्ठी, और इसमें ऊपर एक कोन बनाया गया शंकु के रूप में, और यह उसका कंठ है, गला के रूप में हम लोग बता सकते हैं कि इसमें ऊपर से लौह अयस्क कोक गालक को वायु को प्रवाहित किया जाता है। अब ये ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे आते हैं, और आप देखेंगे इसमें टेम्परेचर मेंशन किया गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बीच में देखिए आप बाँस है, एक बाँस बनाया गया जहाँ पर वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, पिघल के अंदर की ओर आती हैं। और लास्ट टेम्परेचर यहाँ दिया गया 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि निचले स्तर में भट्ठी के निचले स्तर में उसको दिया गया, जहाँ पर वायु प्रवेश करके ईंधन को जलाने का कार्य करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि धमन भट्ठी का प्रयोग हम लोग अयस्क को पिघलाने के लिए करते हैं। और इस धमन भट्ठी में जो तापमान का हमने मान रखा है वो है आपके 300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। और इसमें 4 मुख्य पदार्थ इसमें ऊपर से कोन के द्वारा प्रवाहित, शंकु के द्वारा प्रवाहित किए जा रहे हैं। वो है पहला लौह अयस्क, फिर उसके बाद है कोक, और फिर है उसमें आपका गालक। तो 3 चीज़ें इस शंकु के माध्यम से उसके गले के अंदर तक प्रवाहित की जा रही हैं, जिसे हम लोग कंठ कहते हैं, गला। और कंठ के होते हुए ये भरण द्वार अंदर की ओर प्रवाहित कर जाती है। प्रवाहित होने के बाद भट्ठी के निचले स्तर पर ईंधन का प्रयोग किया जाता है, और ईंधन के माध्यम से इसे पिघलाने की क्रिया की जाती है। और जब ये पिघलता है तो ये हमें लिक्विड की अवस्था में हमको प्राप्त होता है। ये किस अवस्था में हमको प्राप्त होगा, ये लिक्विड अवस्था में हमको प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके एक स्पेसिफिकेशन को हम लोग बताएंगे। सबसे पहला है भरण प्रबंध। यह भट्ठी का वह भाग होता है जिससे भट्ठी में चार्ज, कोक और फ्लक्स को प्रवेश कराया जाता है। मतलब ये भट्ठी का जो वह भाग होता है जिसमें भट्ठी में चार्ज का मतलब होता है कोक, आपका आयरन और अयस्क, और फ्लक्स को इसमें प्रवेश कराया जाता है। यह भट्ठी के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। ये क्या होता है, भट्ठी के ऊपरी भाग पर ये क्या रहेगा, स्थित रहेगा। यह हमेशा भट्ठी के ऊपरी भाग पर ही स्थित रहता है।
इस भट्ठी में भरण प्रबंध में दोहरा कप एक शंकु लगा होता है। इस भट्ठी के जो भरण प्रबंध में एक दोहरा कप शंकु लगा होता है, जो कि भट्ठी में चार्ज डालते समय गर्म गैसों को बाहर जाने से रोकता है। मतलब कि इस भट्ठी में ऊपरी भाग पर स्थिर होता है। ठीक, भट्ठी के ऊपरी भाग पर क्या होता है, ये भरण प्रबंध स्थित होता है। और इस भट्ठी के भरण प्रबंध में एक दोहरा कप एक शंकु लगा होता है, जो कि भट्ठी में चार्ज डालते समय गर्म गैसों को बाहर जाने से रोकता है। मतलब चार्ज के डालते समय, चार्ज का मतलब होता है आपका अयस्क, गालक और वायु। अयस्क, गालक और कोप, ये चार्ज के रूप में होते हैं। तो ये शंकु के माध्यम से इनको डाला जाता है और ये गर्म वायु को बाहर जाने से रोकने का कार्य करता है। फिर एक कंठ, यह भट्ठी के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। इस भाग का कार्य दग्ध का मतलब होता है जली हुई गैसें। मतलब कि इस भट्टी के ऊपरी भाग में स्थित होता है और इस भाग का कार्य दग्ध गैसें तथा धूल को वायुमंडल में प्रवाहित करना होता है। मतलब कि जो कंठ होगा उसमें क्या होता है, दग्ध गैसें मतलब जली हुई गैसें और धूल को वायुमंडल में बाहर जाने के लिए खोला जाता है।
अब आगे की ओर हम पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है जो है वो है स्टैक। स्टैक भट्ठी के बेलनाकार भाग के अधिकतम व्यास तथा कंठ के बीच की ऊंचाई को हम लोग स्टैक कहते हैं। मतलब कि भट्ठी के बेलनाकार भाग के अधिकतम व्यास तथा कंठ के बीच की ऊंचाई को हम लोग स्टैक कहते हैं। यह भट्ठी बेलनाकार भाग जो होगा यह भट्ठी के बेलनाकार वाला भाग होता है और इसका व्यास लगभग 6 मीटर से 10 मीटर तक होता है। इसके आंतरिक भाग में अग्निसह ईंटों की एक स्तर लगी होती है। मतलब कि इसके आंतरिक भाग में अग्निसह ईंटों की एक स्तर लगी होती है। यह भट्ठी का वह भाग होता है जहाँ पर चार्ज कोक और फ्लक्स पिघलता है। मतलब जो बॉस होगा भट्ठी का कंठ के नीचे का भाग होगा और इसमें चार्ज के रूप में जो आपका अयस्क होगा, जो आपका कोक होगा और जो आपका फ्लक्स होगा वो पिघलने का काम करता है। और यह भट्ठी का सबसे गर्म भाग होता है। मतलब इसका टेम्परेचर अगर हम माने तो ये 1800 डिग्री सेंटीग्रेड मध्य तापमान इसमें करता है। इसीलिए इसमें अग्निसह ईंटों की एक मोटी परत लगाई जाती है। यही कारण है कि अग्निसह ईंटों की एक मोटी परत लगाई जाती है जिससे कि वह हाई टेम्परेचर को भी आसानी से सहन कर सके। और जब सहन कर लेगा तब हम उसको मानेंगे कि आसानी से उस पर कार्य किया जा सकता है। फिर होता है क्रूसिबल। यह भट्ठी का सबसे निचला भाग होता है जिसमें पिघला लोहा और धातु मल एकत्रित होता है। मतलब यह भट्ठी का सबसे निचला भाग होगा जहाँ पर पिघला हुआ लोहा और धातु मल इकट्ठा होता है। पिघला हुआ लोहा भी होगा और धातु मल भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। इसका भाग की ऊंचाई 2 से 3 सेंटीमीटर। अब इसके भाग की जो ऊंचाई होती है वो 2 से 3 मीटर तक होती है। फिर है टवायर। यह भट्ठी में बांस के चारों ओर स्टील के बड़े बड़े बक्से बने होते हैं। मतलब कि भट्ठी में बांस के चारों ओर स्टील के बड़े बड़े बक्से बने होते हैं। इन्हीं का टवायर कहा जाता है। मतलब भट्ठी के बांस के चारों ओर स्टील के बड़े बड़े बक्से बने होते हैं। मतलब बांस के चारों ओर स्टील के बड़े बड़े बक्से बने होंगे और इन्हीं को टवायर कहा जाएगा। इसके द्वारा तेल भट्ठी के बांस में भेजे जाते हैं जिससे कि वह दहन आसानी से हो पाए। धमन भट्ठी की कार्यप्रणाली। सर्वप्रथम भट्ठी में डाले जाने वाले चार्ज कोक, फ्लक्स और अयस्क को उचित मात्रा में शंकु के द्वारा भट्ठी में प्रवाहित करते हैं। यह मिश्रण धीरे धीरे स्टैक में चला जाता है। अब टवायर के द्वारा गर्म हवा के झोंके भट्ठी में प्रवेश कराए जाते हैं। अब ईंधन को जलाया जाता है। अब ईंधन को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। ईंधन के जलने के बाद
हमें लौह पदार्थ प्राप्त होता है। मतलब कि ईंधन के जलने के बाद हमें क्या होता है, लौह पदार्थ प्राप्त होता है। यह लौह पदार्थ कच्चे लोहे के उत्पादन में प्रयोग में रहता है, और यह लौह पदार्थ जो होता है ये कच्चे लोहे के उत्पादन में प्रयोग में लाने का कार्य किया जाता है। यह जो लौह पदार्थ होता है ये कच्चे लोहे के उत्पादन में प्रयोग में लाने का क्रिया किया जाता है। अब ईंधन को जलाया जाता है। ईंधन के जलने के बाद हमें लौह पदार्थ प्राप्त होता है। यह लौह पदार्थ कच्चे लोहे के उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है। मतलब ईंधन के जलने के बाद हमें लौह पदार्थ प्राप्त होता है, और यह लौह पदार्थ ईंधन कच्चे लोहे के उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है। अब कच्चे लोहे की ढलाई कैसे होती है ये भी देख लीजिए। धमन भट्ठी, मतलब जिस भट्टी में हम लोग प्रयोग कर रहे थे कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए, तो धमन भट्टी से प्राप्त कच्चे लोहे को हमको कच्चा लोहा प्राप्त हो गया। ठीक, तो ईंधन को जलने के बाद हमें जो पदार्थ लौह पदार्थ प्राप्त हो जाता है, यह लौह पदार्थ कच्चे लोहे के उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, तो धमन भट्टी से प्राप्त कच्चे लोहे को लैडल में भरकर बड़े बड़े सांचों में मतलब कि हमको जो कच्चा लोहा पिघले रूप में प्राप्त हो गया, अब उसको हम लैडल में भरकर, छोटे छोटे लैडल होते हैं जैसे बाल्टियाँ जिसे हम लोग कहते हैं, लैडल में भरकर बड़े बड़े सांचों में भर लेते हैं। यह सांचे एक कन्वेयर बेल्ट पर बने होते हैं। मतलब कि पिघले हुए कच्चे लोहे को हम लैडल में या बाल्टी नुमा में भर लेते हैं, और वो कन्वेयर बेल्ट पर उन सांचों को रख देते हैं। इस प्रकार कच्चे लोहे की ढलाई की जाती है। मतलब कि इसमें कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हम लैडल को रख देते हैं, और लैडल में कच्चे लोहा पिघले हुए रूप में हमको प्राप्त हो जाता है, और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से प्राप्त हो जाता है।
तो कच्चे लोहे के उत्पादन का प्रवाह आरेख ये है कि सबसे पहले तो हमें खान से प्राप्त लौह अयस्क, हमको खान से क्या प्राप्त होता है? लौह अयस्क। अब लौह अयस्क जो होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? प्रसाधन करते हैं, मतलब शुद्धिकरण करने की क्रिया करते हैं। और जो 4 प्रकार के हमारे पास मुख्य पदार्थ हैं जो कि कच्चे लोहे के उत्पादन में प्रयोग में लाए जाते हैं, वो है सबसे पहला तो लौह अयस्क। लौह अयस्क हमको प्राप्त होता है खानों से प्राप्त लौह अयस्क। जो खान से क्या प्राप्त हो रहा है? लौह अयस्क। हम उसका प्रसाधन करेंगे। उसके बाद फिर वायु का झोंका, फिर कोक और फिर आपका ईंधन। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण हैं। इन पदार्थों का प्रयोग हम लोग ईंधन के उत्पादन में करते हैं, कच्चे लोहे के उत्पादन में करते हैं। फिर धमन भट्ठी में इन चारों चीज़ों को प्रवाहित किया जाता है। तो धमन भट्ठी से एक तरफ धातु मल, मतलब कि जलने के उपरांत जो चीज़ बच जाती है मल, उसे कहते हैं धातु मल। और एक तरफ धमन भट्टी की गर्म गैसें निकलने लगती हैं चिमनी के माध्यम से। तो धमन भट्टी से 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो एक छोर पर धातु मल निकलता है जो वेस्टेज मटेरियल रहता है, और दूसरी तरफ गर्म गैसें जो कि वायु में प्रवाहित हो जाती हैं। और फिर हमको पिघला लोहा रहता है, और उस पिघले लोहे को हम लोग पिंडों की ढुलाई के माध्यम से विक्रय करने के लिए भेज देते हैं। तो ये पूरा एक प्रवाह आरेख बनता है आपका कच्चे लोहे के उत्पादन का। कच्चे लोहे के उत्पादन का यह एक पूरा प्रवाह आरेख प्राप्त हो जाता है। अगला आपका है कच्चे लोहे का वर्गीकरण।
अगला जो हम टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं वो जो आपका है कि कच्चे लोहे का वर्गीकरण। तो जो कच्चे लोहे में शुद्ध लोहे के अशुद्धियाँ भी होती हैं। अब इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि। अब कच्चे लोहे को इस भागों में दो भाग बांटा गया है। एक होता है फाउंड्री लोहा, एक होता है फोर्ज लोहा। तो फाउंड्री लोहा जो होता है तो इस लोहे का प्रयोग ज़्यादातर फाउंड्री कार्यों में किया जाता है। मतलब एक दो प्रकार के लोहे होते हैं। कच्चे लोहे को दो भागों में बांटा गया, एक होता है फाउंड्री लोहा, एक होता है फोर्ज लोहा। एक होता है फाउंड्री लोहा, एक होता है फोर्ज लोहा। तो जो फाउंड्री लोहा होता है तो इस लोहे का प्रयोग ज़्यादातर हम लोग फाउंड्री मतलब ढलाई के कार्यों के लिए प्रयोग में लाते हैं। और इस लोहे का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर फोर्जिंग कार्यों में लाते हैं। दो प्रकार के लोहे हैं, एक फाउंड्री और एक फोर्ज। तो जो फाउंड्री जो होता है वो फाउंड्री कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है, और जो फोर्जिंग होता है वो फोर्जिंग कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। अब अगला लोहा जो पढ़ेंगे हम वो ढलवा लोहा। ढलवे लोहे का उत्पादन कैसे करते हैं? तो धमन भट्टी से प्राप्त कच्चा लोहा ढलाई कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। मतलब कि जो धमन भट्टी से अब हमको जो कच्चा लोहा प्राप्त हो रहा है वह उत्पादन के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं माना जाता। ठीक, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ मिली होती हैं तथा पिघली अवस्था में इसकी तरलता को कम कर देती हैं। इस कच्चे लोहे को हम ढलाई योग्य बनाने के लिए इसको एक अन्य भट्टी में गलाकर, मतलब कि जो कच्चा लोहा हमको प्राप्त हो गया धमन भट्टी से, अब इसी लोहे को हम दूसरी भट्टी में द्रवित अवस्था में गलाकर शुद्ध किया जाता है, और यह भट्टी कहलाती है क्यूपोला भट्टी। इस भट्टी से प्राप्त शुद्ध लोहा ढलवा लोहा कहलाता है। मतलब कि हम एक बार जो कच्चा लोहा धमन भट्टी से प्राप्त कर चुके हैं उसको हम लोग उत्पादन में डायरेक्ट नहीं ले सकते। और इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसको लेने से, जब इसको हम लेंगे तो इसमें हमें जो प्राप्त होगा वो अशुद्धियाँ रहेंगी। अब इन अशुद्धियों को हमको किसी न किसी माध्यम से दूर करना पड़ेगा। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इस प्राप्त कच्चे लोहे को दूसरे भट्टी में, जिसका नाम है क्यूपोला भट्टी में, पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद इन अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो इस प्रकार जो हमें लोहा प्राप्त होता है पिघलने के बाद, वो लोहा कहलाता है ढलवा लोहा। ठीक, पिघलने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है ढलवा लोहा। तो पिघलने के बाद जो लोहा प्राप्त होगा वो क्या होगा? ढलवा, और उसमें भी अशुद्धियों जो होगा वो आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। तो क्यूपोला भट्टी जो होती है वो है, इसमें इस्पात की 6 mm से 12 mm मोटी प्लेटों से बना एक बेलनाकार कोष होता है। मतलब इस्पात की 6 mm से 12 mm मोटी प्लेटों से बना एक बेलनाकार कोष होता है, जिसका व्यास 1 मीटर से 2 मीटर तक रखा जाता है। मतलब इसका व्यास क्या रखा जाता है? 1 मीटर से 2 मीटर तक रखा जाता है। और इसकी ऊंचाई व्यास की 3 से 5 गुनी होती है, जैसा कि चित्र में बता रहे हैं, दिखाया भी गया है। इसके कोष को ईंटों के बने आधार पर या इस्पात के बने 4 खंभों पर टिकाया जाता है। मतलब कि इस कोष को इस्पात के बने आधार पर या इस्पात के 4 खंभों पर उसको टिका दिया जाता है। इसकी तली में देखिए, नीचे वाले पोर्शन में फिगर में दिखाया भी गया है, इसके नीचे वाले पोर्शन में
एक द्वार होता है जिसे हम लोग तल द्वार कहते हैं। तो इस्पात इसके नीचे वाले पोर्शन में एक तल द्वार होता है जो कि इस्पात का बना होता है, और इस तल द्वार में एक प्लेट लगी होती है जो कि कब्जे के द्वारा जुड़ी होती है। इसको बंद करने के लिए इस्पात एक टैंक लगा होता है। इस द्वार को बंद करके इसके ऊपर संकुचन बल का एक फर्श बनाया जाता है। मतलब संकुचन बल का एक हम उस पर फर्श बनाएंगे जिसे बालू तल कहते हैं। इस तल में एक और डाल बनाया जाता है ताकि पिघली धातु आसानी से बाहर निकल जा सके। भट्ठी में धातु का निकास द्वारा सबसे नीचे होता है तथा रेत का ढलान इसी ओर होता है। इसकी विपरीत दिशा में ऊपर की ओर एक छिद्र लगा होता है जिसमें धातुमल छिद्र कहते हैं। पिघली धातु के ऊपर से तैयार होने वाले धातुमल इसी छिद्र से बाहर निकल जाते हैं। ईंधन को जलाने के लिए वायु का प्रवाह नीचे के छिद्रों से किया जाता है। इन्हीं छिद्रों का कुल क्षेत्रफल क्यूपोला की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का 1/5 गुना होता है। इसके कुछ भाग भट्ठी में एक द्वारा होते हैं जिसको भरण द्वार कहते हैं। इसके द्वारा भट्ठी में चार्ज डाला जाता है। भट्ठी में सबसे ऊपर एक चिमनी लगी होती है जिसके द्वारा दग्ध मतलब कि जली हुई गैसें बाहर की ओर निकली जाती हैं। इस चिमनी के ऊपर एक चिंगारी लगाई जाती है जो कि बाहर जाने से सबको रोकती है। क्यूपोला फर्नेस की तैयारी कैसी होती है? सर्वप्रथम भट्ठी के अंदर से सफाई की जाती है। जो ईंटें टूट जाती हैं उनके स्थान पर नई उच्च ताप से ईंटें लगाई जाती हैं। इसके बाद तल द्वार को ऊपर करके उसके नीचे स्तंभ लगा दिया जाता है और इसके बाद भट्ठी में संचकन बालू का एक तल तैयार कर दिया जाता है। इसके बाद धातुमल की निकासी के लिए एक छिद्र को ठीक किया जाता है। इस निकास छिद्र मिट्टी के द्वारा अच्छे प्रकार से बंद कर दिया जाता है। अब जो ढलवा लोहे का उत्पादन है उसका प्रवाह आरेख देखिए। सबसे पहले तो हमें जो कच्चा लोहा प्राप्त हुआ, हम कच्चे लोहे का शुद्धिकरण करके ही ढलवा लोहा प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कच्चा लोहा, फिर कोक, गालक, गर्म वायु, और ये सारी क्यूपोला भट्टी में गई। ठीक, हमें जो कच्चा लोहा प्राप्त हुआ है वो द्रवित अवस्था में मतलब गली हुई अवस्था में है। तो क्यूपोला भट्टी में हम जो लोहा डालेंगे कच्चा वो पिघली हुई अवस्था में रहेगा और उन सारी अशुद्धियों को क्यूपोला भट्टी में हम लोग ख़त्म कर देंगे। फिर देखिए क्यूपोला भट्टी में एक तरफ धातु मल है और दूसरी तरफ आपकी पिघली धातु और धातु खंड की ढलाई है। एक तरफ पिघली धातु है और एक तरफ ढलाई है इसकी।
अब है आपका ढलवे लोहे का संघटन। तो ढलवे लोहे की संरचना में लगभग 2 से 4% तक कार्बन होता है, जो कि मुक्त या संयुक्त किसी भी अवस्था में हो सकता है। ढलवे लोहे में कार्बन के अतिरिक्त गंधक, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज पाए जाते हैं। गंधक, इसकी उपस्थिति से ढलवे लोहे की भंगुरता तथा कठोरता मिलती है। सल्फर की उपस्थिति से पिघला लोहा बहुत तीव्र गति से ठंडा होता है। ढलवे लोहे में सल्फर की मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ढलवे लोहे में जो सल्फर की मात्रा होती है वो 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर है फास्फोरस, इसकी उपस्थिति से पिघले हुए ढलवे लोहे में तरलता के गुण बढ़ते हैं। यह भंगुर भी बनाता है। फास्फोरस की उपस्थिति के कारण ढलवे लोहे की ढलाई आसानी से की जा सकती है। फिर है सिलिकॉन, सिलिकॉन की मात्रा ढलवे लोहे के 2.5% तक होनी चाहिए। इसमें सिकुड़न भी होती है। मैग्नीज, ढलवे लोहे में मैग्नीज की मात्रा 0.75% होनी चाहिए। इसमें भंगुरता के गुण पाए जाते हैं। भंगुरता का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर खरोंचने, काटने या उस पर बल लगाने से वह तत्काल 2 भागों में टूटकर अलग हो जाए, वो भंगुरता कहलाती है। ब्रिटलनेस, यह कठोर होता है। कठोर का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पदार्थ पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो वह पदार्थ बिना टूटे मुड़ मुड़ जाए, उसे कहते हैं हम लोग टफ। अब देखिए कितने प्रकार के ढलवे लोहे होते हैं। टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। तो सबसे पहला है धूसर ढलवा लोहा। सबसे पहला लोहा है आपका धूसर ढलवा लोहा। दूसरा है श्वेत ढलवा लोहा। तीसरा है चित्तीदार ढलवा लोहा। पांचवा है द्रुत क्षितिज ढलवा लोहा। छठवां है ग्रंथिकी ढलवा लोहा। और सातवां है मिश्र ढलवा लोहा। सातवां क्या है? मिश्र ढलवा लोहा। तो सबसे पहले धूसर ढलवा लोहा, फिर श्वेत ढलवा लोहा, फिर चित्तीदार ढलवा लोहा, फिर आघातवर्ध ढलवा लोहा, फिर द्रुत क्षितिज ढलवा लोहा, फिर ग्रंथिकी ढलवा लोहा, फिर मिश्र ढलवा लोहा। तो ये 7 प्रकार के ढलवे लोहे होते हैं। अब एक एक करके हम सबको समझते हैं कि कार्बन की अधिकतम मात्रा ग्रेफाइट के रूप में होती है। जो कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है वो ग्रेफाइट के रूप में मेजर की जाती है। विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो कम होता है। आसानी से मशीनन क्रिया की जा सकती है। मशीनन का मतलब होता है उसके सतह पर से अनावश्यक पदार्थों को दूर करके उसकी सतह को परिष्कृत करने की क्रिया। धातु प्रतिबलों का प्रभाव नगण्य होता है। जो धातु के प्रतिबल होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो नगण्य होता है। फिर कंपनों को सहने की क्षमता अधिक होती है। कंपनों को सहने की जो क्षमता होगी वो अधिक होगी। विद्युत प्रतिरोधकता के अच्छे गुण रखता है। ये क्या करता है? विद्युत के प्रतिरोध करने की जो गुण होते हैं ये वो रखता है।
अब अगला है इसमें उपयोग। तो अभी हम तक पढ़ रहे थे दूसरा ढलवा लोहा। अब इसमें है कि उसके उपयोग क्या क्या है। तो विभिन्न प्रकार के आकार व आकृतियों के ढलज बनाने में, अधिक क्षमता वाले डीसी मोटर बनाने में, अधिक क्षमता वाले डीसी मोटर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर श्वेत ढलवा लोहा, लौह कार्बन यौगिक आयरन कार्बाइड के रूप में मौजूद होता है। इसमें मुख्य तत्व होते हैं लोहा, ग्रेफाइट कार्बन, संयुक्त कार्बन और अन्य अशुद्धियाँ। उपयोग कहाँ है? लोहे के पाइप बनाने में, अग्नि प्लग। कौन है? लाइट चला गया है। हाँ। और प्लग्स बनाने में तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ढलवा लोहा होगा वो पाइप्स को बनाने में भी प्रयोग में लाया जा रहा है, अग्नि फायर प्लग भी बनाने में और मेन होल के ढक्कन बनाने में भी इसमें लगाया जा रहा है। अब इसके उत्पाद के लिए वायु भट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसको निम्न समीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। Fe3C Fe+C, लोहा 96%, मुक्त कार्बन 2 से 4.5%, सिलिकॉन 0.8 से 1.1% तक, फास्फोरस 0.1% से 0.2% तक, मैग्नीज आपका 0.3%, सल्फर 0.1% से कम। आघात व ढलवा लोहा जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है श्वेत हार्ट और एक होता है ब्लैक हार्ट। जो श्वेत हार्ट आघात व ढलवा लोहा होगा, मतलब कि जिस लोहे में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती उसे हम लोग श्वेत ढलवा लोहा कहते हैं। मतलब कि जिस लोहे में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे हम लोग श्वेत ढलवा लोहा कहते हैं। ब्लैक हार्ट मतलब कि जिस लोहे में कार्बन की मात्रा प्रचुर अवस्था में पाई जाती है उसे हम लोग ब्लैक हार्ट ढलवा लोहा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक हार्ट ढलवा लोहा। अब इसके गुण क्या क्या हैं? इसकी तन्यता अधिक होती है, इसकी सामर्थ्य भी उच्च होती है और उच्च घर्षण प्रतिरोध भी इसका माना जाता है। ठीक। उपयोग कहाँ है? कृषि उपकरणों के निर्माण में, वाहन उद्योग में, रेलवे में, जॉइंट्स बनाने में। द्रुत क्षितिज ढलवा लोहा, इस लोहे के अंतर्गत रोल्स बनाने में, एनविल निहाई जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने वर्कशॉप में किसी भी चीज़ को रखकर पीटने के रूप में, रेलवे के पहिए बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत लोहे का एक सतह को तीव्र गति से ठंडा किया जाता है। मतलब कि लोहे के एक सिरे को तीव्र गति या सतह को तीव्र गति से ठंडा किया जाता है, पुनः इस भाग को धीरे धीरे मंद गति से फिर ठंडा किया जाएगा। गर्म करने के बाद पुनः इसको फिर से ठंडा किया जाता है। गुण क्या क्या है? अधिक तन्यता, अधिक कठोरता, अधिक चीमड़पन, घर्षण प्रतिरोध क्षमता अधिक। और उपयोग कहाँ कहाँ है? यंत्रों के निर्माण में, औद्योगिक क्षेत्र में, इन सभी चीज़ों में। अब है ग्रंथिकी ढलवा लोहा, मतलब नोडुलर कास्ट आयरन। तो इसमें कार्बन की मात्रा 3.2 से 4.2% तक पाई जाती है। सिलिकॉन की मात्रा 0.3 से 0.8% तक पाई जाती है तथा ये सल्फर 0.2% तक पाया जाता है। अब गुण क्या है? यह तन्य होता है, इसमें कठोरता के गुण पाए जाते हैं। कंपन सहने की क्षमता धूसर ढलवा लोहा से कम होती है। मतलब कंपन को सहने की क्षमता इसमें धूसर ढलवा लोहा से कम होती है। मशीनन योग्यता अधिक होती है। घर्षण प्रतिरोध क्षमता भी इसकी अधिक मानी जाती है। उपयोग
उद्योग की मशीनरी में, कागज़ उद्योग की मशीनरी में इसका उपयोग, मतलब पेपर फैक्ट्री में इसका, इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाएगा। कृषि उपकरणों एवं ट्रैक्टर के निर्माण में, कृषि के उपकरण और ट्रैक्टर के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाएगा। पंप एवं कंप्रेसर में, पंप एवं कंप्रेसर में भी इसका उपयोग किया जाएगा। रोलिंग मिल्स में, मतलब कि रोलिंग जो मिल होती है, रोलिंग की जो मिल होती है उसमें भी इनका प्रयोग किया जाएगा। और फिर है फिटिंग्स में भी इनका उपयोग किया जाएगा। फिर है मिश्र ढलवा लोहा। ढलवा लोहे में आवश्यक गुण लाने के लिए इसमें उत्तम ढलाई के समय आवश्यकता अनुसार विभिन्न धात्विक तत्व मिला दिए जाते हैं। मतलब कि ढलाई के समय इसमें विभिन्न धात्विक तत्व मिला दिए जाते हैं और उनको मिलाने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, ढलवा लोहा। तो ढलवा लोहा में कौन सा प्राप्त होगा, मिश्र ढलवा लोहा प्राप्त होता है। और हम समझ जानते हैं कि जो अलॉय होता है वो दो या दो से अधिक जो आपके धातुएं होते हैं उनका मिश्रण होता है। तो ढलवे लोहे में आवश्यक गुण लाने के लिए उसमें ढलाई के साथ साथ आवश्यकता अनुसार विभिन्न धात्विक तत्व मिला दिए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त लोहे को हम लोग मिश्र ढलवा लोहा कहते हैं। निकेल, क्रोमियम, कॉपर। और गुण क्या क्या होते हैं, लोहे के कणों को परिष्कृत करता है एवं उसकी सामर्थ्य को भी ये बढ़ाने में हमारी मदद करता है। क्रोमियम लोहे में झटके को सहन करने की सामर्थ्य बढ़ाता है। जो क्रोमियम होता है वो लोहे में उसकी सामर्थ्य को भी बढ़ाता है। क्रोमियम लोहे की संक्षारण क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। कॉपर लोहे में तन्यता को बढ़ाता है। जो कॉपर होता है वो लोहे में तन्यता को बढ़ाने का कार्य करता है एवं संक्षारण क्षमता को भी वो बढ़ाता है। टंगस्टन एवं मोलिब्डेनम लोहे में उच्च ताप पर कठोरता को बनाए रखते हैं। अब जो कॉपर होता है वो लोहे में तन्यता को बढ़ाता है और संक्षारण क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करता है।
जो कार्बन में कॉपर में लोहे में तन्यता को ये बढ़ाता भी है एवं संक्षारण क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करता है। टंगस्टन एवं मॉलिब्डेनम लोहे में उच्च ताप पर यह कठोरता को बनाए रखता है एवं इसके संक्षारण प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। उपयोग कहाँ कहाँ पे है? इंजन के पार्ट्स बनाने में, पिस्टन के रिंग बनाने में, रेलवे के औजार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है इस्पात। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर जिन लौह पदार्थों की प्रतिशत मात्रा 2% से कम होती है उन्हें इस्पात कहते हैं। मतलब कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर जिन लौह पदार्थों की प्रतिशत मात्रा 2% से कम होती है उन्हें हम इस्पात कहते हैं। मतलब कि जिनकी प्रतिशत मात्रा 2% से कम होगी उसे हम लोग कहेंगे इस्पात। अब हम देखिए इस्पात तक पहुंच गए और इसका मतलब कि ये हम सारी अशुद्धियों को ख़त्म करते गए। मतलब कि इस्पात तक पहुँचे तो कच्चे लोहे की अशुद्धियों को ढलवे में ख़त्म किए, ढलवे लोहे की अशुद्धियों को पिटवे में किए और पिटवे लोहे की अशुद्धियों को इस्पात में ख़त्म कर चुके हैं। तो यह लोहा एवं कार्बन की मिश्र धातु है। विभिन्न तत्व अलग अलग गुणों को एक करके मिला लिए जाते हैं। इस्पात में कार्बन आयरन कार्बाइड के रूप में होता है Fe3C। स्टील कच्चा लोहा एवं पिटवा लोहा से बनाया जाता है। कच्चे लोहे से इस्पात का उत्पादन जो होता है वो सस्ता होता है। इस्पात के गुण क्या हैं? उच्च प्रत्यास्था क्षमता, आघात वर्धनीयता, ठीक। फिर तनन सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है। कार्बन की मात्रा बढ़ने पर इस्पात में कठोरता बढ़ती है तथा तन्यता भी बढ़ती है। इस्पात का अधिक उत्पादन हमारे देश के विकास में बहुत उपयोगी है। किसी भी देश के विकास के लिए यह बहुत एक अच्छा स्रोत है। मतलब कि इस्पात के बढ़ावे से आप देख सकते हैं कि आपके देश की भी बढ़ावत है। तो देश का विकास तभी होगा जब हम अपने यहाँ के उत्पादन की दर को बढ़ाएंगे और उत्पादन की दर तब बढ़ेगी जब हम उनका अच्छे से उपयोग करेंगे और उन पर अच्छे प्रकार के कच्चे पदार्थों का प्रयोग करके उत्पादन की प्रक्रिया को संचालित करेंगे। अब इस्पात के उत्पादन का प्रवाह आरेख बताइए। देखिए इसमें एक धमन भट्ठी दिखाई गई है और धमन भट्ठी से संबंधित आपके लौह अयस्क, धातुमल से परावर्तनी भट्ठी, फिर पिटवा लोहा, ठीक। फिर आपके क्रूसिबल भट्ठी, फिर इस्पात की ढलाई, फिर सीमेंटीकरण, इस्पात के पिंड। तो ये सारी चीज़ें धमन भट्ठी से संबंधित है। लेकिन जो चार मुख्य पदार्थ हम बता भी चुके इससे पहले वाले में भी कि जो चार मुख्य पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी कच्चे लोहे के उत्पादन प्रयोग में लाए जाते हैं वो आपका है, एक तो लौह अयस्क, दूसरा है आपका वायु, तीसरा है आपका गालक और चौथा है आपका कोक। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं कच्चे पदार्थों में मुख्य पदार्थों के रूप में। अब धमन भट्ठी से गर्म गैसें भी निकल रही हैं, धातु मल भी एक तरफ निकल रहा है। तो धमन भट्ठी से कच्चा लोहा देख सकते हैं खुली भट्ठी विधि के द्वारा प्राप्त हो रहा है, बेसिमर परिवर्तक के द्वारा प्राप्त हो रहा है, एलडी परिवर्तक के द्वारा प्राप्त हो रहा है और अन्य स्रोतों के द्वारा। अब ये सारी चीज़ें इस्पात की ढुलाई के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। और हम जानते हैं कि ढुलाई की जो प्रक्रिया होती है वो एक बेल्ट कन्वेयर पर एक लैडल के माध्यम से पिघले हुए लोहे को उसमें डाल के आगे की ओर अग्रसरित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है और फिर उसकी विक्रय करके मार्केट में उसे उतार दिया जाता है। कार्बन की मात्रा इस्पात के उत्पादन में बहुत योगदान रखती है। मतलब कि कार्बन की मात्रा जो होती है वो इस्पात के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान रखती है। ठंडी अवस्था में इस्पात में चुंबक के गुण पाए जाते हैं। मतलब ठंडी अवस्था में इस्पात में चुंबक के गुण पाए जाते हैं। ठंडी अवस्था में इस्पात में किसके गुण पाए जाएंगे? चुंबक के। और चुंबक के गुण जो होते हैं वो इस्पात के गुण में ये पाए जाएंगे। इस्पात का गलनांक 1530 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए इस्पात जो लोहे के गलने का जो लोहे का गलनांक होता है वो 1530 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो इस्पात का गलनांक कितना होगा? 1530 डिग्री सेंटीग्रेड। उच्च तनन सामर्थ्य इसकी पाई जाती है। अब है इस्पात का वर्गीकरण।
द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए इस्पात एक बहुउपयोगी धातु है और इसका उपयोग निम्न तरह से किया जाता है। ढलवा इस्पात कास्ट स्टील और पिटवा इस्पात राट स्टील। ढलवा इस्पात वो होता है कि जिस इस्पात को भट्ठी से तैयार करके सीधे ही आवश्यक उत्पाद के लिए साँचों में ढाल दिया जाता है, वो ढलवा इस्पात कहलाता है। मतलब कि जिस इस्पात को भट्ठी से तैयार करके सीधे ही आवश्यक उत्पाद के साँचों में, मतलब कि भट्ठी से तैयार इस्पात को सीधे हम आवश्यक उत्पाद के साँचों में डाल दिया, उसे हम लोग ढलवा इस्पात कहते हैं। पिटवा वह इस्पात जिसको भट्ठी से तैयार करके पहले पिंड के रूप में तैयार बनाया जाता है, फिर रोलिंग प्रक्रम करके तथा अन्य प्रक्रम करके उपयोगी वस्तु में बदला जाता है। पिटवा इस्पात को दो भागों में हम लोग बांटने का कार्य करते हैं, कार्बन इस्पात और मिश्र धातु इस्पात। कार्बन इस्पात वह इस्पात होता है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा या उस पर आधारित होती है। इसमें सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर आदि तत्व पाए जाते हैं और इनकी मात्रा न के बराबर होती है। कार्बन इस्पात तीन प्रकार के होते हैं, निम्न कार्बन इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात और उच्च कार्बन इस्पात। ठीक, फिर मिश्र धातु इस्पात। कार्बन इस्पात में कुछ अन्य गुण को प्राप्त करने के लिए कुछ उसमें मिश्र कारक पदार्थ तत्वों को मिला दिया जाता है। मतलब कि कार्बन इस्पात में कुछ अन्य गुणों को प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ मिश्र कारक तत्वों को मिलाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त इस्पात को हम लोग मिश्र धातु इस्पात कहते हैं। इसके अलग मात्रा में अलग अलग मिश्र कारक पदार्थों को मिलाने पर कार्बन इस्पात में विभिन्न नए नए गुणों का समावेश होता है। तो निम्न तत्वों को ज्ञात करते हैं: टंगस्टन, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, सिलिकॉन, मोलिब्डेनम। टंगस्टन उच्च ताप पर भी इस्पात की यह कठोरता को बनाए रखता है। उच्च ताप पर भी यह इस्पात की चिमड़ता को बनाए रखता है। चुंबकीय गुणों में यह वृद्धि करता है। कर्तन औजार की क्षमता को क्या कर देता है? यह बढ़ा देता है। उपयोग क्या है? यंत्रों के निर्माण में, रेलवे के कारखानों में, रेलवे के कारखानों में। निकिल चुंबकीय गुण में वृद्धि करता है, विद्युतीय गुण में भी वृद्धि करता है और सामर्थ्य को यह बढ़ा देता है। सामर्थ्य को क्या कर देता है? यह बढ़ा देता है। उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के यंत्रों में, क्रोमियम को इस्पात में मिलाने पर निम्न गुण पाए जाते हैं। यह इस्पात को स्टेनलेस स्टील बनाता है। यह इस्पात की कठोरता को बढ़ाता है। मतलब कि इस्पात की कठोरता को कौन बढ़ा रहा है? क्रोमियम। इस्पात की कठोरता को यह बढ़ाने का कार्य भी करता है। यह जंगरोधी बनाता है। इस्पात को घिसन प्रतिरोधी भी बनाने का कार्य करता है। फिर उपयोग वस्तुओं के निर्माण में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि वस्तुओं के निर्माण में हम लोग इस्पात का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के आकार बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज को इस्पात में मिलाने पर निम्न गुण मिलते हैं। इस्पात के यांत्रिक गुण में वृद्धि होती है। इस्पात के ऊष्मा उपचार में वृद्धि होती है। इस्पात को घिसन प्रतिरोधी भी बनाया जाता है। ठीक, इस्पात के यांत्रिक गुण में भी वृद्धि होती है, इस्पात के ऊष्मा उपचार में भी वृद्धि, इस्पात को घिसन प्रतिरोधी भी बनाया जाता है। फिर है उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। पहला है घरेलू वस्तुओं को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग के मात्रे में दो भागों में इसको दिखाया गया है, घरेलू वस्तुओं को बनाने में भी और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को भी बनाने में
हम लोग इस्पात का प्रयोग करते हैं। अब है कोबाल्ट। कोबाल्ट को इस्पात में मिलाने पर निम्न गुण प्राप्त होते हैं। मतलब पहला है इस्पात को काटने की क्षमता। ठीक, इस्पात को काटने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब इस्पात इतना मतलब कारगर हो जाता है कि उसको काटने की क्षमता इसकी बढ़ जाती है। तो इस्पात को काटने की क्षमता बढ़ाता है कोबाल्ट, और ये कटिंग टूल्स के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। फिर उसके बाद है इस्पात में चुंबकत्व के गुण को बढ़ाता है। इस्पात में चुंबकत्व के गुण को भी यह बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। फिर है उपयोग कर्तन औजार के निर्माण में। कर्तन औजार के निर्माण में। फिर है औद्योगिक क्षेत्र में। कर्तन औजारों के निर्माण में। फिर औद्योगिक क्षेत्र में। तो कोबाल्ट को हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट को इस्पात में मिलाने पर निम्न गुण प्राप्त होते हैं। इस्पात को काटने की क्षमता प्रदान करता है। इस्पात में चुंबकत्व के गुण को भी यह बढ़ा देता है। उपयोग कर्तन औजारों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन का को इस्पात में मिलाने पर निम्न गुण मिलते हैं। सिलिकॉन को इस्पात में मिलाने पर निम्न गुण प्राप्त होते हैं। इस्पात को उच्च प्रतिरोधकता के गुण प्रदान करता है। इस्पात में चिमड़ता को बढ़ाता है। इस्पात को घिसन प्रतिरोधी बनाता है। और इसका उपयोग है कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, और यंत्रों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो सिलिकॉन जो है वो इस्पात में मिलाने पर निम्न गुण दे रहा है। पहला है इस्पात को उच्च प्रतिरोधकता के गुण दे रहा है। इस्पात में चिमड़पन को भी बढ़ा रहा है, और इस्पात को घिसन प्रतिरोधी भी बनाने का कार्य करता है। उपयोग उसका है विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में और यंत्रों के निर्माण में। तो यह चैप्टर आपका समाप्त होता है, जो कि लौह धातुओं से संबंधित था। और इस्पात के ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम में से बहुत बारे में से पूछे जाते हैं। धन्यवाद। तो कोबाल्ट और सिलिकॉन ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं इनके गुणों के बारे में और उपयोगों के बारे में। तो कोबाल्ट का जो महत्वपूर्ण है ये औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा रहा है, और कर्तन औजारों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और जो सिलिकॉन है वो भी विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में भी प्रयोग किया जा रहा है, और यंत्रों के निर्माण में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन और कोबाल्ट ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और लौह धातुओं में विभिन्न प्रकार के उपयोगों में इनका वर्णन किया जाता है, और इनका उपयोग हमेशा आने वाले आपके विभिन्न प्रकार के पदार्थों में भी इनका उपयोग हमेशा हम लोग करते रहेंगे। इस पॉइंट पर तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में भी इनका उपयोग किया जाएगा, और यंत्रों के निर्माण में भी इनका उपयोग बहुतायत में किया जाएगा, और यह इस्पात के मुख्य धातु के रूप में हमको प्राप्त होते हैं, और इनका उपयोग हमेशा इस पॉइंट पर करते रहते हैं। धन्यवाद।